Hello everyone, I am AK Yogi and I am teaching you social science, and in this I am discussing political science. We have already discussed diversity in chapter 1. So now we are going to understand that how diversity changes our life, changes our society, and how it leads to discrimination. So we have to understand that what is the discrimination and how diversity leads to discrimination. So इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि डाइवर्सिटी के क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से डाइवर्सिटी है जो ओरिजिन होती है, किस तरीके से ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटी सोसाइटी में आती है। तो हमने ये समझा और कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से उसके अच्छे इफेक्ट हैं जो सोसाइटी में होते हैं और बेकार इफेक्ट भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेकार इफेक्ट हैं उन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस लाती है। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था यूनिफॉर्मिटी के बारे में कि यूनिफॉर्मिटी क्या चीज़ होती है कि एक दूसरे के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बारे में जो चीज़ें होती हैं वो यूनिफॉर्मिटी में आती है। तो हम इतना डिस्कस करने के बाद, इतना समझने के बाद कि डाइवर्सिटी कितनी अच्छी होती है, उसके जितने भी अच्छे एस्पेक्ट्स हैं हमने डिस्कस किए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये है कि क्यों ना हम थोड़े से सिमिलर हो जाएं, क्यों हम में एक अनकॉन्शियस माइंड में हमारे ये रहता ही है कि काश ये थोड़ा सा मेरे सिमिलर होता। हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं तो हम लोग थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के इफेक्ट्स को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी अंदर की इच्छा क्या है। आपने ट्रैवल किया होगा, आप लोगों से मिलते भी हैं, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जिन लोगों से आप मिलते हैं तो स्टार्ट में तो सब लोग स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी होते हैं एक दूसरे के लिए। फिर हम धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे गांव का है क्या, ये हमारे शहर का है क्या, ये हमारी कास्ट का है क्या, ये हमारे धर्म का है क्या। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इस तरीके का है कि जब हम किसी में सिमिलैरिटी देखते हैं तब हम उनसे एक बिलोंगिंगनेस, उनसे एक जुड़ाव की एक फीलिंग आती है हमारे अंदर, है ना। आप कभी अगर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग हैं जो कुछ किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन निकाल ही लेते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको बात करना है, क्योंकि ट्रेन में होता है, जहाँ पे भी हम ट्रैवल करते हैं वहाँ पे लोग फ्री बैठे होते हैं, अब उनको टाइम पास करना है, अब कैसे करें, बातें कैसे स्टार्ट करें। वो पूछते हैं कि कहाँ से हो, और कमाल की बात ये होती है कि हम भले कहीं का भी बताएं वो वहीं से निकलते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से निकलना है। अगर वो वहाँ से नहीं निकलेंगे तो वो अपने रिलेटिव को बता देंगे कि हमारा रिलेटिव वहाँ से है। तो कुछ भी करके आप क्या चाह रहे होते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से सिमिलैरिटी निकालें। हम अगर स्कूल में भी होते हैं तो हम लोग किससे दोस्ती करते हैं, जो हमारे जैसा दिखता है, जो हमारे एरिया से होता है, जो हमारे किसी ना किसी नॉन के, किसी परिचित के परिचय में होता है। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन निकालते हैं। या हमारा नेचर सिमिलर होता है, बहुत बार बोलते हैं ना कि नेचर है जो है, अगर एक दूसरे का अच्छा लगता है। एक दूसरे का नेचर अच्छा लगने का क्या मतलब है, एक दूसरे का नेचर तभी अच्छा लगता है जब वो नेचर एक दूसरे का एक जैसा हो, क्योंकि जो अपोजिट होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे। तो नेचर एक जैसा होने पर ही हम लोगों को अच्छा लगता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन का बिहेवियर है, ये हमारा बिहेवियर है ऐसा, हमारा व्यवहार है ऐसा कि हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो। तो जिस तरीके से मैंने ये पिक लगाया है कि जब डिफरेंट होते हैं तो हम उससे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करते हैं, और जब सिमिलर होते हैं तो उससे हम अट्रैक्ट होने की कोशिश होते हैं। तो अब वापस हम लोग इस पे आ जाते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, जैसे कि थॉट्स हो गए, लुक हो गया, लैंग्वेज हो गया, फूड हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, रिलीजन हो गया। जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सारी डाइवर्सिटी हैं और वो बैकग्राउंड को बनाती हैं। हमारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो रहने का तरीका है, वो सब मिला के हमारा बैकग्राउंड बनाता है, और बैकग्राउंड से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है कि हमारी अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारा बैकग्राउंड बनाती हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारा बना दिया है, और फिर हमारे जो पूर्वजों का ने जो बैकग्राउंड बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम फिर काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों इंटरचेंजेबल है। तो हमारा जब बैकग्राउंड अलग अलग होता है, हमारी जब चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो फिर डिस्क्रिमिनेशन के पास में कैसे जाती हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन आखिर होता क्या है। आपने कई जगह पे चीज़ें देखी होंगी कि लड़ाई झगड़ा देखा होगा, लोगों को एक दूसरे के साथ में गलत व्यवहार करते हुए देखा होगा, है ना। तो ये आखिर ऐसा होता क्यों है, वाई इट इज
वाई डाइवर्सिटी इज हार्मफुल, है ना। हम लोगों ने कुछ है ना चीजें पहले चैप्टर में भी देखी थी। तो हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी है ह्यूमन में कि हम लोग अपने आप को सही कहते हैं और दूसरे को गलत कहते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ सुपीरियोरिटी। मतलब हम जो भी करेंगे वो सही है और कोई दूसरा कोई करेगा तो वो गलत है। मतलब वो अगर कुछ अलग कर रहा है, अगर हमारे जैसा ही कर रहा है तो फिर हम लोग गलत बोल नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि वो हम भी कर रहे हैं। तो हम लोग अगर किसी चीज को गलत बोलेंगे दूसरे की, और वही चीज अगर हम करेंगे तो फिर हम भी गलत हो जाएंगे। इसलिए हम उन चीजों को गलत बोलते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ सुपीरियोरिटी, है ना। जैसे मैंने आज ब्लू शर्ट पहनी है, मैं किसी व्हाइट शर्ट वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ तुमसे, बल्कि नहीं भी लग रहा हूँ। पर क्योंकि मतलब किसी ना किसी तरीके से हम चाहते हैं कि अपने को दूसरे से सुपीरियर दिखाया जाए, दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखाया जाए। तो ये जो सेल्फ सुपीरियोरिटी है, और जब ये सेल्फ सुपीरियोरिटी की जो ह्यूमन में टेंडेंसी है, हमारे व्यवहार में इस तरीके की जो चीज है कि हम अपने आप को दूसरे से अच्छा मानते हैं, और या फिर दूसरे से अच्छा मानने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम दूसरे को अपने से नीचा बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने से इन्फीरियर बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही चीज़ है जो आगे चल के इन सारी इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, एलिनेशन, इन सब को जन्म देती है। प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये जो बेसिक, जो इन चीज़ों के पीछे जो बेसिक जो फीलिंग है ह्यूमन की, वो ये है कि हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो देखा जाए तो डाइवर्सिटी से क्या आती है, सेल्फ सुपीरियरिटी आती है, जैसे कि दिख रहा है। अब इसमें इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये किस तरीके से डाइवर्स है, ये लड़की है, बाकी सब लड़के हैं। तो अब इसको क्या प्रॉब्लम आएगी। अब ये मेल है, सारे आपस में मिलके ये सारे ये क्यों इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे क्यों हो गए, क्योंकि ये सिमिलर है, एक दूसरे के जैसे ही है। अब ये सारे मिलके उसका मजाक उड़ा रहे हैं जो कि इनके जैसा नहीं है, और इसमें और कोई रीजन नहीं है। इसमें बस यही है कि हमारे से कोई अलग है तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको परेशान करेंगे, है ना, उसमें उससे लड़ाई करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म को सुपीरियर मान लेते हैं। वो भले ही उनको अपने धर्म के बारे में नॉलेज ना हो, भले उनके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, पर वो उनका धर्म अपने को उसको बड़ा मानते हैं। वो इसलिए बड़ा नहीं मानते कि उनको धर्म की बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनका धर्म वाकई में बड़ा है। वो सिर्फ इसलिए उस धर्म को बड़ा मानते हैं क्योंकि वो उनका धर्म है। अगर उनका धर्म कुछ और होता तो वो उस धर्म को बड़ा मानते हैं। तो जो अपनी जो बैकग्राउंड है, अपने जो आइडेंटिटी है, उसको बड़ा करने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं कि जो उनकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता उससे फिर लड़ाई करते हैं। और अगर वो है ना, उससे ना आर्ग्यूमेंट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और अगर वो जब ये नहीं हो पाता है कोई रिजॉल्व इशू, तो फिर बाद में फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बातों से नहीं हो रहा है, उसको फिर लातों से हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने काफी वर्ल्ड पे है जो कॉलोनियलिज्म किया, उन पर राज किया। तो वो लोग भी क्या करते थे, जो उनके बीच का नहीं होता था, जो उनके बीच का नहीं होता था, उन पे वो शोषण करते थे। उनके वो रिसोर्सेज ले रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं। अगर हमारे कोई हमारे तरीके का नहीं है तो उसका शोषण करना फिर है जो लास्ट में होना ही है, क्योंकि फिर हमको वो बिलोंगिंगनेस फील नहीं होती। उनको लगता है कि वो ये हमारा अपना नहीं है। हम क्या करते हैं, किनकी हम लोग रक्षा करते हैं, किनके लिए हम फेवर करते हैं, किनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसा है, ये हमारा ही है, ये हमारे हमारे कम्युनिटी का है, ये हम लोगों में से ही एक है। जब ये एकता की जो भावना होती है ना, तब हम उस पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करते हैं, है ना। कोई है ना कास्ट के अकॉर्डिंग अपना बना लेता है, कोई रिलीजन के लिए के हिसाब से अपना बना लेता है, कोई रीजन के हिसाब से अपना बना लेते हैं कि हम लोग दोनों एक ही जगह से रहने वाले हैं, तो चलो हम फिर एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग सिमिलर होते हैं जब, तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, और जब सिमिलर नहीं होते हैं तब हम दुश्मनी कर लेते हैं। तो यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि टीज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फाइट होता है, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है जो कमजोर होता है। एक्सप्लॉइटेशन हमेशा कमजोर का होता है ना। इसमें अब हम देखते हैं कि प्रेजुडिस क्या चीज होती है और स्टीरियोटाइप क्या चीज होती है ना। डिफरेंस किस तरीके से प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप है जो इवॉल्व करता है। तो प्रेजुडिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजुडिस का मतलब होता है रियलिटी, कि एक पर्सन की रियलिटी क्या है ना। उसका कोई भी पर्सन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो जब उसके जो बैकग्राउंड और आइडेंटिटी के बेस पर हम जब उसे जज करते हैं,
जज करते हैं, और जज है किस तरीके का करना है, नेगेटिवली करना है, पॉजिटिवली नहीं करना है, इन्फीरियर बनाना है। इन्फीरियर क्यों बनाना है, जैसे कि मैंने इतनी देर से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरे को जब इन्फीरियर बनाओगे तभी तो खुद सुपीरियर बनोगे, है ना। तो किसी भी पर्सन को उसकी रियलिटी से, उस जो पर्सन वो कुछ कर रहा है उसमें हम लोग पहले से ही बना देते हैं कि अरे ये तो ये ऐसा ही करेगा। बहुत बार लोग किसी पर्सन को इतना ज्यादा दिमाग का उसको खराब कर देते हैं कि बोल बोल के अरे ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, फिर बाद में वाकई में कुछ नहीं करता है फिर अपनी लाइफ में। या फिर कुछ लोग किसी को इतना हम लोग टॉर्चर करते हैं कि ये गलती करेगा, ये गलती करेगा, इसको इतना डिमोटिवेट करते हैं, है ना। कोई भी अगर अच्छा काम करने जा रहा है कोई पर्सन, उसको डिमोटिवेट करने लग जाएंगे। कोई नया काम करने जा रहा है तो उसको डिमोटिवेट चले जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, कुकिंग करना हो, साइकिल चलाना हो, साइकिल चाहे ना मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना सीखना हो, ठीक है, किसी भी चीज में, किसी खेल में, है ना, उसको उन्हें डिमोटिवेट करने लग जाते हैं हम कि ये तो भाई ये काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है। उसको इतना ज्यादा उसमें उसका दिमाग खराब करेंगे। इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इंडिया के पीछे रहने का ये भी एक कारण है कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में बड़े एक्सपर्ट हो रखे हैं, है ना। सबके वो हम लोगों की इन्हें टांग खिंचाई करनी है, कोई हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे क्या कहीं से भी आगे ना निकल जाए, कुछ आगे निकले ही नहीं, उसकी ग्रोथ हो ही नहीं। ये हम लोग इंडियंस की एक मेंटेलिटी है। दूसरा जो है किसी कंट्री का, उसको हम सर पे चढ़ा लेंगे, लेकिन जो हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उनको उनको हम लोग बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो इस तरीके की जो ये मेंटेलिटी है, इसको हम थोड़ा सही करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो मैं कह रहा था कि हमको दूसरे की इनको इन्फीरियर बनाना है। दूसरे को इन्फीरियर इसलिए बनाना है क्योंकि हमको उससे फिर सुपीरियर होना है, प्रूव करना है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस। हम इसको डिमोटिवेट करते हैं, और उसको इतना डिमोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो फिर जो काम कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं, वो फेल हो ही जाता है। क्योंकि जब सारे लोग उसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो इतनी नेगेटिविटी कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं इंडिया में ही इंग्लिश का इतना क्रेज है जितना बाकी जगह नहीं है, जबकि ये इंग्लिश है जो इंडिया की लैंग्वेज है भी नहीं। इंग्लिश, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। हम हमेशा क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हैं ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश बोलें। हमको अपनी भाषा से बड़ी दिक्कत है। हमको उन लोगों की भाषा को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया, जिन्होंने हमारे पर राज किया। उन पर उनकी लैंग्वेज है, उनको ज़्यादा सुपीरियरिटी दी जा रही है, भले वो लैंग्वेज कितनी भी बेकार हो या फिर उस लैंग्वेज के कितने भी डिसएडवांटेज हो। डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम किसी दूसरे की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने अपनी लैंग्वेज को पहले ही इन्फीरियर साबित कर दिया। और जब हमने अपनी लैंग्वेज को इन्फीरियर साबित कर दिया, इसका मतलब है कि हम खुद इन्फीरियर हो गए उन लोगों से, जबकि हमको करना उल्टा चाहिए था। पर इंडिया में यूनिक लोग रहते हैं, तो उनका क्या है कि जो बाहर से जो चीज़ आती है उसको की वो ज़्यादा कदर करते हैं, उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि खुद की। सो मेन चीज़ क्या है कि हम जो हमारे पास में है वो हमें बेकार लग रहा है, और जो दूसरे का है, जो बाहर से आया है, वो हमें अच्छा लग रहा है। वो हमें क्योंकि हमारे को इस तरीके से वो किया गया है, एक मैनिपुलेट किया गया है, हमको इस तरीके से हमारे दिमाग में घुसाया गया है। इसमें काफ़ी टाइम लगा है। अंग्रेजों ने इस पर बहुत मेहनत करी है कि हम ये सोचें कि हम कितने नीच हैं और वो अंग्रेज हैं वो कितने ऊंचे हैं। तो ये चीज़ 200 सालों में जो उनके राज में, है ना, मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हम लोगों के दिमाग में ये घुसाई है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से जो अंग्रेजों की जो चीज़ें हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे खाने पीने का तरीका हो, कुछ भी हो, उन्होंने इस तरीके से दिमाग में डाल दिया है कि हम खुद की जो चीज़ें हैं उनको उनकी कदर नहीं करते हैं, और जो दूसरे की चीज़ें हैं उसमें हम लोग प्रेजुडिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ प्रेजुडिस हो गई। अब हम देखते हैं कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। हम स्टीरियोटाइप क्या है ना, क्रिएट करते हैं। इससे हमको समझ जाना चाहिए कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में अंतर क्या है। कि प्रेजुडिस होता है वो रियलिटी है किसी की और उसको हम गलत तरीके से जज कर रहे हैं, और क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप क्या है कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम पूरी जो चीज है उसी को ही क्रिएट कर दे रहे हैं, हम आइडेंटिटी को ही क्रिएट कर दे रहे हैं। जिस तरीके से इसका अगर वर्डली मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, कि एक पर्सन है उसको हम एक पर्टिकुलर इमेज में ढाल देते हैं, उसको उसमें ही फिक्स कर देते हैं कि ताकि वो उस चीज़ से बाहर ही ना आ पाए। कभी वो ना अपने आप को समझ पाए, ना वो सोसाइटी को समझ पाए, ना वो किस केपेबल है उसको समझ पाए, अपनी कैपेबिलिटी को, वो क्या कर सकता है जीवन में वही ना समझ पाए।
इस चीज़ को बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप, है ना। जैसे जो ये फिक्स पीपल इनटू वन इमेज है, जैसे बिलोंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना, चाहे वो कंट्री हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, रेस हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, किसी भी चीज़ में जब हम उसको एक पर्टिकुलर जब आइडेंटिटी उसकी होती है तो हम लोग उसको अपने अनुसार अपने मैनिपुलेट करके उसको उसमें ढाल देते हैं कि भाई ये पर्सन है ना, ये तो अच्छा इसका बैकग्राउंड ऐसा है, अच्छा ये वहाँ का रहने वाला है, अच्छा ये तो फिर यही करेगा, ठीक है, ये यहाँ का है, अच्छा ये तो फिर डाकू ही होगा, अच्छा ये उस जगह का है तो ये अच्छा ये तो फिर चोरी होगा, है ना, ये इस कम्युनिटी का है, ये इस कास्ट का है, तब ये तो फिर ये इसी तरीके से करेगा, क्योंकि ये इसके जो कास्ट वाले लोग होते हैं इस या फिर इस धर्म वाले लोग होते हैं वो तो चोरी होते हैं, या फिर वो ना तो क्रिमिनल ही होते हैं। तो इस तरीके से ही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमने क्या किया है ना कि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ढांचे में ढाल दिया है इस तरीके से। तो उसके जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्टिंजी है, लेजी है, क्रिमिनल है, डम है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप होते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि बॉयज़ हैं जो रोते नहीं हैं, है ना, कि हम लोगों को ये अब बॉयज़ रोना चाहे ना तब भी नहीं रो सकते वो, कि जबकि बॉय जो रोना है वो एक नेचुरल इमोशन है। जब हमें तकलीफ होती है किसी तरीके की, या इमोशनल हो या फिर वो फिजिकल हो, तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक रिलैक्सेशन हार्मोन छोड़ने के लिए, रिलैक्स होने के लिए हम लोगों को रुलाती है। रोने से एक जो उसमें जो पेन होता है, जो भी इमोशनल जो सेटबैक होता है, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है इंसान। तो ये एक बड़ा नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पर लड़कों के दिमाग में बचपन से ये डाला जाता है कि अरे रोना मत, रोने से लड़के तो रोते ही नहीं है, ये लड़की की जैसे कैसे रोता है, मतलब इस तरीके से उनको इतना मजाक उड़ाया जाता है, जो कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि किसी पर्सन का इतना मजाक उड़ाओ कि वो फिर वो पर्सन उस तरीके का काम करे ही नहीं, है ना, इस टीज करना होता है। तो बॉयज़ के को ही हमेशा बचपन से ही ये बताया जाता है कि वो उनको रोना नहीं है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, उनमें फिर वो स्ट्रेस डेवलप होता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तकलीफ उनके दिमाग में होती जाती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं वो मेल के होते हैं। रीज़न इसका यही है क्योंकि वो कभी अपने जो तकलीफ है उनको कभी शेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो शेयर करेंगे तो लोग यही बोलेंगे अरे ये तो रोतलू है, ये तो अपना भाई रोता ही रहता है पूरे टाइम, ये कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो जब वो कोई इंसान अपने परेशानी जब आपको बता रहा है तो इस उसको फिर हमदर्दी या सिंपैथी या फिर वो कंडोलेंस नहीं मिलता है, उसको मिलता है क्रिटिसिज्म कि वो तो कमज़ोर है, वो तो बेवकूफ़ है, कि वो तो लड़की के जैसे रो रहा है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि ये स्टीरियोटाइप हैं वो किस तरीके से हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और देखते हैं, जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना, आपने 6 क्लास में तो खैर शायद नहीं सुना होगा, आई गैस, अदरवाइज कुछ लोग फीमेल होती हैं, वो लोग मेल से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो बोलने लग जाती हैं ऑल मैन्स आर डॉग, कि है ना सारे जो मर्द हैं वही, है ना, ये कहते टाइम वो ये भूल जाती हैं कि जो उनके कुछ रिलेटिव हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वो भी मेल ही हैं। तो इस तरीके से जब हम इतने ज़्यादा ओवरविल्म हो जाते हैं, जब हम लोग है ना अपना संतुलन दिमागी खो देते हैं ना, दिमागी संतुलन खो देते हैं, हमारे इतने बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं ना कि स्टीरियोटाइप है ना हम लोग अपना लेते हैं कि दो चार अगर हमारे एक्सपीरियंस खराब हुए तो हमने पूरे सारे लोगों को उसी ढांचे में डाल दिया। जैसे कि मैंने बताया कि स्टीरियोटाइप क्या होता है कि किसी ढांचे में ढाल देना, है ना, कि किसी पर्सन को उस ढांचे में उसकी आइडेंटिटी की वजह से ढाल देना, ये स्टीरियोटाइप है। तो इसका हम लोग और डिस्कस करेंगे कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप है वो किस तरीके से अलग है, इसका हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो और हम लोग स्टीरियोटाइप क्या हो गई, जैसे कि मर्द क्या, जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, वोमेन को बेवकूफ़, कभी है ना बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं सबको, कुछ को लगता है कि वोमेन है अच्छी ड्राइवर नहीं है, बैड ड्राइवर होती है। तो मैंने ऐसे कुछ है ना पिक्सल बनाए, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि बॉयज डू नॉट क्राई, पर आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन है जो सिर्फ रोने की वजह से ही फेमस हो गए, जो रोने की वजह से ही इतने सक्सेसफुल हो गए, वो जो रोने की वजह से ही काफ़ी अमीर बन गए। तो इस तरीके से भी हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप जो हमारी इमेजिनेशन है वो कितनी गलत है ना। जैसे वोमन अच्छी ड्राइवर नहीं है, यानी मेल तो बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में एक्सीडेंट करा ही नहीं है ना। तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जो जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सारे किसने किए हैं, फीमेल ने किए हैं। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारी जो स्टीरियोटाइप है वो कितना गलत है, कि हम लोगों ने इतनी इमेजिनेशन कर ली है जिसका रियलिटी से ही कोई लेना देना नहीं है। और देखें कि वोमेन आर गुड कुक, हम लोगों को लगता है कि जो खाना बनाने का काम है वो तो वोमेन को करना चाहिए, है ना। घर में काम है, जो जो गर्ल चाइल्ड होता है तो घर वाले उसको क्या करते हैं, घर के काम देते हैं, और बॉय को क्या करते हैं, बाहर के काम करवाते हैं उससे,
ऐसा नहीं बॉय को बड़ी उसकी आरती उतारते हैं, उसको उससे भी काम कराते हैं, पर उसके जो काम है वो समझ वो दिखते नहीं है, वरना बाहर के जो काम है, दौड़ भाग के काम है, वो उससे करवाए जाते हैं, वजन उठाने का काम है वो बॉय से करवाया जाता है। तो गर्ल को ये बता दिया जाता है कि उसको उसको क्या घर के काम करने हैं, तो वो उसका जो माइंड है उसी तरीके से मेकअप किया जाता है। जबकि हम बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो कुकिंग है अगर फीमेल का है, तो सारे जो रेस्टोरेंट्स आप देखेंगे तो या फिर किसी भी कुक को, अगर आप फेमस कुक को देखेंगे तो वो आपको क्या मिलेंगे, मेल मिलेंगे। तो ये भी हमारा किस तरीके का सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप है कि हम लोगों को बस एक गलत फहमी है कि ये पर्सन इस तरीके के काम के लिए बना है, दूसरा पर्सन उस काम के लिए, दूसरे तरीके के काम के लिए बना है। क्योंकि हम कभी भी एक सारे लोगों को नहीं जान सकते, हम बहुत कुछ लोगों को जानते हैं दुनिया में, और उनके बेसिस पर सारे लोगों को जज कर लेना, उनको एक अपने ढांचे में ढाल लेना, वो एक गलत है। उसी गलत फहमी को, इसी गलत फहमी को, गलत फहमी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्टीरियोटाइप होते हैं उनका रियलिटी से कोई खास लेना देना नहीं होता है, वो एक इमेजिनेशन होती है, एक क्रिएटिविटी है। अब हम इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। तो हमने देखा था डाइवर्सिटी के क्या फैक्टर थे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उससे हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी आ रही थी, और डाइवर्सिटी से क्या आ रहा था, इनइक्वालिटी। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। इनइक्वालिटी जो है, जो हमारे से कोई अलग है, उसी के बारे में अपनी गलत सोच बनाना ही प्रेजुडिस है, और या फिर उसको किसी और ढांचे में ढालना, ये स्टीरियोटाइप है। इन दोनों के बीच में हम लोग अब अंतर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजुडिस में मेरे को ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिखा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये सीरियन लड़की है, वो अपने ही रिलीजन के पर्सन को बोल रही है कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ना करो, है ना, आप इतनी ऐसी हरकतें कर रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मतलब प्रेजुडिस में क्या है कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है। ये इनकी जो इस लड़की के जो रिलीजन है, इसका जो रिलीजन है, दोनों का सेम है। तो इस पर्सन ने वाकई में कुछ हरकतें करी है जिसकी वजह से उसको हेट किया जाए। पर प्रॉब्लम क्या होती है, इस एक पर्सन की वजह से या ऐसे कुछ पर्सन की वजह से इनका जो कम्युनिटी है, इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो रिलीजन है, वो कम्युनिटी बदनाम होने लग गई है। और इसकी वजह से जो उस कम्युनिटी के जो बाकी के जो लोग हैं, जो इनके जैसे नहीं हैं, उनको को भी क्या समझा जा रहा है, उन्हीं के जैसा समझा जा रहा है। यानी कि प्रेजुडिस में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है, जो कम्युनिटी होती है, जो उनकी आइडेंटिटी होती है, उसको नेगेटिवली हम लोग देखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। आइडेंटिटी है वो सही हम लोग जज कर रहे हैं कि कोई किसी धर्म का है, वो किसी रीजन का है, किसी जगह का रहने वाला है, तो हम लोग उनकी आइडेंटिटी को तो सही सही जज कर रहे हैं, पर उस आइडेंटिटी के साथ में हम नेगेटिव एक फैक्टर डाल दे रहे हैं। तो ये रियलिटी से को हम जब है नेगेटिवली देखने लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेजुडिस। जबकि दूसरा जो स्टीरियोटाइप है उसमें क्या है, स्टीरियोटाइप में है इमेजिनेशन, कि हम लोग उसके पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग पूरी तरीके से, इवन उसकी जो आइडेंटिटी है उसको ही हम लोग जुटला दे रहे हैं। हम लोग उसको यही जुटला दे रहे हैं कि वो इंसान है। हम अपने अकॉर्डिंग उसको बता रहे हैं कि क्या वो पर्सन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, जबकि उस पर्सन ने ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं हो, है ना। अगर वुमेन ने कोई बेवकूफ़ी ना भी की हो, तब भी हम लोगों ने क्या है ना कि जो मेल हैं उन्होंने उनके पर डोमिनेंस बताने के लिए उस पर उसका मजाक उड़ाने लग गए हैं, जबकि उन्होंने कोई गलती करी भी नहीं है। तो ये जो चीज है, इमेजिनेशन पूरी तरीके से फॉल्स होती है, जबकि प्रेजुडिस में कुछ ट्रूथ रहता है। इसमें आइडेंटिटी में तो ट्रूथ रहता है, ये कंप्लीट फॉल्स होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, प्रेजुडिस में और स्टीरियोटाइप में। और जब हम इन प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, अच्छा ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है इन दोनों का, कि हम लोग दूसरे को इन्फीरियर बना रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं। तो जब हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट पर, इन दोनों जो मेंटेलिटी हैं, इन पर एक्ट जब हम करते हैं तो हम लोग फिर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसको हार्म ही करें, हम अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, जो ये हमारे अपने दिमाग में भी हो, या फिर हम लोग उसके साथ में उस पर एक्ट भी कर रहे हैं
यानी कि उनसे लड़ाई कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि लोगों के बारे में, अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में अलग अलग तरीके की अपनी राय बनाना, अलग अलग तरीके से उनके साथ में बिहेव करना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। कि हम लोग किसी से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, किसी से बेकार बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप इफ यू डू सो समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को बड़ा महान बता देना। हम जब भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो एक नेगेटिव सेंस में ही करेंगे, उनको नीचा दिखाने के सेंस में ही करेंगे। तो क्योंकि जो ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से आया है। इन दोनों पर जब हम एक्ट करेंगे, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस पे जब हम एक्ट करेंगे, तब हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे। तो ये दोनों ही जब नेगेटिव हैं तो ये भी नेगेटिव ही होगा, है ना। जब इसमें हम लोग किसी इंसान को नीचा दिखा रहे हैं तो इसमें भी नीचा ही दिखाएंगे जब हम उसको एक्ट करेंगे। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आया। अब डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम यह है कि डिस्क्रिमिनेशन जब हम करते हैं तो किसी पर्सन का जो राइट है इक्वल होने का वो चला जाता है। जब हमने किसी को नीचा बोल दिया, किसी को हमने छोटा बोल दिया, तब क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो उसको नहीं मिल पाएंगे, जो उसका हक है वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो सुपीरियर वाला होता है वो क्या करता है ना, इन्फीरियर वाले का एक्सप्लॉइटेशन करता है फिर। क्योंकि हमारे इंसान में एक मनोवृत्ति भी है, उसकी एक ऐसी सोच भी है कि वो चाहता है कि सारी चीज़ें उसको मिल जाए, वो सारी चीज़ों का यूज वो खुद करे। सेल्फिशनेस जिसको बोलते हैं, स्वार्थ जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये होता है ना कि इंसान होता है वो अपने बारे में तो सोचता है पर दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, दूसरे का वो एक्सप्लॉइटेशन कर लेता है, दूसरे के हक को वो मार देता है। तो इस तरीके से जब डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, जब दूसरे की चीज के को हम इन्फीरियर बताने लग जाते हैं, तो हम उसके हक को मार लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर इनइक्वालिटी आती है और इनइक्वालिटी से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री भरी हुई है एक्सप्लॉइटेशन से, है ना, तो जो जिसका एक्सप्लॉइटेशन होगा वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि समाज में वापस से इक्वालिटी आए, लोगों को बराबर तरीके से देखा जाए। डिस्क्रिमिनेशन में हम लोगों को बराबर तरीके से नहीं देखते हैं, एक को ऊंचा देख रहे हैं तो दूसरे को नीचा देख रहे हैं। ठीक है, जो नीचा देखना, जिसको नीचा दिखा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। खुद को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना, खुद की कम्युनिटी को ऊंचा दिखाना, खुद के कास्ट को ऊंचा दिखाना, कि खुद की रिलीजन को ऊंचा दिखाना, खुद के रीजन को, उसकी जगह को ऊंचा दिखाना, और बाकी के जो हमारे जैसा नहीं है उसको हमें नीचा दिखाना है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। उससे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो हिस्ट्री में जिस तरीके से कास्ट बेसिस पे काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, भीमराव अंबेडकर जो दलित के लीडर थे, जो दलितों को किस तरीके से इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे उन्होंने इक्वलिटी के लिए वर्क किया, इक्वलिटी के लिए फाइट किया कि हम लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, आप भी इंसान हैं हम भी इंसान हैं। तो जब दोनों इंसान हैं तो उनको इक्वलिटी के तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये कुछ भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में कि उनका जो बर्थ है वो 1891 में हुआ था और जो उनका जो कार्यकाल है वो 1956 तक चला था। तो थोड़ा हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने इक्वलिटी के लिए, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, लोगों के जो एक्सप्लॉइटेशन जिनका हो रहा था उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए। हर तरीके की जो चीज़ें उनके साथ में हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन जिस भी तरीके का हो रहा था, उन सबको एड्रेस करने की इन्होंने कोशिश की, उसको ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की। तो इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, है ना। अगर हम आज की डेट में इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, हमारे जो किस तरीके से कंट्री रन होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की वजह से हैं। अदरवाइज अगर ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं लिखा होता तो किसी भी तरीके की का इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में हो रहा होता, हर तरीके का इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में हो रहा होता, भले वो क्राइम हो रहा होता, इनक्वालिटी हो रही होती, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वो एक तरीके का क्राइम है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके का इस पे वर्क किया। दलित के लीडर थे वो, उन्होंने
अपने दलित कम्युनिटी के लिए फाइट किया। ये महार जाति के थे, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी इस बारे में शेयर किया कि किस तरीके से उनको स्टीरियोटाइप की वजह से किस तरीके से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है इसमें। तो ये एक पहले पर्सन थे जो अपनी कम्युनिटी में जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया था। वो पहले थे जिन्होंने इंग्लैंड जाकर लॉयर बने थे। तो जब ये पढ़ लिख गए, जब इनको चीज़ें समझ में आने लग गई कि किस तरीके से हम जो एजुकेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स है, जो है ना, स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इन चीज़ें जब इनको समझ में आ गई तब इनको लगा कि समाज में गलत हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि फिर जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपको इसके अगेंस्ट में फाइट करना है। उन्होंने अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स में आए, वो एम्पावरमेंट हो जाए, ठीक है। उनको मंदिरों में नहीं एंट्री मिलती थी, तो उन्होंने उसके लिए भी प्रयास किया कि मंदिरों में एंट्री मिल जाए। तो हर चीज़ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हम समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। फिर बाद में इतनी मेहनत करने के बाद में भी उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई रैशनैलिटी नहीं आ रही है। तो उन्होंने मजबूरी में फिर हिंदू धर्म से बुद्धिज़्म अपना लिया। तो ये एक बहुत बड़ी मूर्खता थी हिंदुओं की कि किस तरीके से एक महान व्यक्ति जो कि कम्युनिटी के लिए, एक एरिया के लिए, देश के लिए अच्छा कर सकते थे, उसके साथ में आपने इतना अन्याय किया। तो ये भारतीयों की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो उन्होंने बुद्धिज़्म क्यों अपनाया? तो इसका भी रीज़न यही था कि जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके अगेंस्ट में, इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए लोगों को। इस वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया, क्योंकि जो बाकी रिलीजन उनको इस तरीके के इतने इक्वालिटी वाले नहीं लगे जितना बुद्धिज़्म लगा। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया की है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? डाइवर्सिटी से, डिस्क्रिमिनेशन से। और कास्ट सिस्टम के बेसिस पर ही हम सारी चीज़ें चलाते हैं इंडिया में, कि बस हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कि पर्सन की क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकता है देश के लिए, इससे हमको लेना देना नहीं। हमको लेना देना है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, क्योंकि हम लोगों ने उसके बैकग्राउंड के अनुसार ही प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप बना लिए हैं। उसके जो आइडेंटिटी के अनुसार ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये इंसान क्या करेगा, रिगार्डलेस कि वो पर्सन है जो वाकई में अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का गुलाम बनने का। ये हम और आगे देखेंगे कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ इंडियन सोसाइटी में। और कास्ट सिस्टम एंड सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट। हमने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ थी, किसी पर्सन को डाउन करना, ठीक है। जब आप किसी को पर्सन को डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन से फिर हमारा ये कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ, और कास्ट सिस्टम से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ और इवन देश का भी नुकसान हुआ। क्योंकि आप जब किसी को इन्फीरियर नीचा बना रहे हो तो आप उसको पूरी तरीके से ग्रो करने में, उसका विकास करने में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हो, उसमें हर्डल्स डाल रहे हो। तो जब आप अपने साथ वाले लोगों को ही जब इस तरीके से इन्फीरियर बना दोगे तो ऑब्वियसली बाहर वाला आकर ही तो तुम्हारे पर राज करेगा। क्योंकि जब एक दूसरे को ही आप इन्फीरियर बना दे रहे हैं तो जो दूसरा पर्सन है जो बाहर का है वो अब ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो गया, क्योंकि साथ वालों को तो आपने इन्फीरियर बना दिया। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा इंडिया के गुलाम होने का। चाहे वो मुस्लिम इन्वेडर्स से हो, चाहे वो ब्रिटिशर से हो, है ना, कि फॉरेन इन्वेडर्स जो भी आए हैं उन सब ने देखा कि ये जो सोसाइटी है ऑलरेडी इतना अपने आपस में ही इतना डिस्क्रिमिनेट करती है, आपस में ही एक दूसरे के को इतना नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो उनका काम बहुत आसान हो गया आप पर राज करना। तो ये सारा चीज़ था, किस तरीके से डाइवर्सिटी आती है सोसाइटी में, डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें हमने इन स्टार्ट के 2 चैप्टर में देखी हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थोड़ा एक अच्छे से आइडिया हो जाए। तो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा कि
जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो बुक है, जो XPM जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखी थी, उनमें उसमें उन्होंने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, कि ये अप्रोप्रिएट टर्म है क्या इंडिया के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमने देखी, कल्चरल डाइवर्सिटी देखी चैप्टर 1 में। तो हमको ये तो पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, अब हमको बस ये पता लगाना है कि यूनिटी कितनी है। तो यूनिटी के लिए भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरीके से लड़े थे, किस तरीके से हम इतने सारे खान पान में, ड्रेस में अंतर होने के बावजूद साथ में रहते हैं बिना लड़ाई किए। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अडॉप्ट हमने किस तरीके से किया है, किस तरीके से हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये पर्सन अलग है, हमारा अलग है, लेकिन हम फिर भी एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के नीचे, एक पर्टिकुलर फ्लैग के नीचे, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए काम कर रहे हैं जो इंडिया है। तो इंडिया को बिल्कुल ये बोला जा सकता है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में भी रह के हम लोग किस तरीके से यूनिटी ला सकते हैं, बिना यूनिफॉर्मिटी के हुए प्रेजेंट होने के बावजूद भी हम लोग यूनाइट रह सकते हैं, एक रह सकते हैं, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ डॉटर? इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। तो स्टीरियोटाइप में हम लोगों ने क्या देखा था? स्टीरियोटाइप में देखा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके बारे में हम लोगों ने कितनी ज़्यादा इमेजिनरी धारणाएं बना दी हैं, कितनी ज़्यादा हम लोगों ने इमेजिनरी सोच बना दी है कि वो जो पर्सन है वो तो किसी काम का नहीं है। नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। हम लोगों ने कोई उसको पॉजिटिव सोच नहीं रखने वाले हैं कि हम लोग अरे ये पर्सन है ना, ये तो अच्छा होगा, ये ऐसा हम कभी नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि ये पर्सन बेकार होगा। तो इस तरीके से गर्ल्स के बारे में इस तरीके की धारणाएं बनाई गई हैं। हम लोगों ने कुछ स्टीरियोटाइप डिस्कस भी करे थे, है ना, कि गर्ल्स है जो ड्राइव नहीं कर सकती, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, वो तो सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं, बाहर का नहीं कर सकती हैं। तो है ना, ये तो कुछ कमज़ोर होती हैं, अपना खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, इनको सुरक्षा प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस तरीके की जो गर्ल्स के बारे में जो हम लोगों ने स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये तो फिर सारा काम हमारे ऊपर ही है, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो ये खुद की जिम्मेदारी ही नहीं उठा सकती, हमारी जिम्मेदारी क्या उठाएगी। तो इस तरीके से गर्ल्स को इस तरीके से एक बर्डन के तौर पर देख लिया जाता है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें भी क्या है कि हम चाहते हैं कि राइट्स तो हमें मिल जाएं, पर हम कोई किसी को हम कुछ ड्यूटी नहीं करना चाहते। हमारे बस हमको पाने की इच्छा होती है, देने की इच्छा नहीं होती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स देखते हैं कि गर्ल्स हैं जो इससे इतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है जितना इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हम लोग जिम्मेदारी उठाने के इच्छा नहीं होती है हमारी, हम जिम्मेदारी उठाने वाले लोग नहीं हैं, है ना, जिम्मेदारी हमको बर्डन लगता है। तो इस तरीके से जब जिम्मेदारी हम लोग पेरेंट्स समझ लेते हैं कि गर्ल्स तो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उसको फिर वो बर्डन लगने लगती है। तो इस जब बर्डन लगने लगती है तो उसकी लाइफ इफेक्ट होती है। जब मुझे पता चल जाए कि किसी ज़मीन में पैदावार नहीं होने वाली है, उसमें उसमें उससे कोई आउटपुट नहीं होने वाला है, तो क्या मैं उस ज़मीन पर मेहनत करूँगा? नहीं करूँगा। तो यही चीज़ होती है गर्ल्स के केस में। जब पेरेंट्स को लगता है कि गर्ल्स कुछ काम कर ही नहीं पाएंगी, तो वो उस पर फिर इन्वेस्ट नहीं करते, उस पर फिर वो मेहनत नहीं करते कि उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है, उसको वो काम करने दिया जाए जो उसको अच्छा लगता है करने में, जिसमें वो ग्रोथ कर सकती है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। और अगर हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल दें कि अगर हम खुद है ना अपने आप को उस सिचुएशन में रखें कि है ना, हम देखें कि अगर कोई कंपनी है, कुछ काम है वो अगर गलत ही होने वाला है, तो हम लोग उसमें एफर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। किसी लड़के को, स्टूडेंट को पता चल जाए कि वो एग्ज़ाम में फेल होने वाला है, उसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी है, तो वो एग्ज़ाम देने भी जाएगा क्या? वो देने ही नहीं जाएगा। और देने जाएगा भी तो वो कोई मेहनत नहीं करने वाला है वहाँ पे चुपचाप वहाँ पे बैठा रहेगा वो, क्योंकि उसको दिमाग में वो बैठा चुका है, दिमाग में वो स्टीरियोटाइप ऐसा लगा चुका है कि चीज़ें काम तो बनना ही नहीं है, चीज़ तो सही होनी ही नहीं है। जब इस तरीके की नेगेटिव स्टीरियोटाइप आप बना देते हैं, तो फिर आप मेहनत करना बंद कर देते हैं, आप किसी चीज़ में एफर्ट डालना बंद कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है कि पेरेंट्स
है जो गर्ल्स पर फिर एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, और फिर गर्ल्स की लाइफ है जो बिल्कुल उस तरीके से इफेक्ट हो जाती है। उनको ना तो इक्वलिटी के तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है जैसे लड़कों को मिलता है उस तरीके का, ना सपोर्ट मिलता है। और जब सपोर्ट ही नहीं मिलता है तो वो भली हर चीज़ में फिर वो पीछे रहेंगी। तो हालांकि अब लड़कियों ने मेहनत करके इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश करी है, और धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों को समझ में भी आ रही है कि लड़कियां भी उतनी ही कैपेबल हैं जितने लड़के हैं। तो इस तरीके से ये स्टीरियोटाइप जो इमेजिनेशन है, इसका ड्रॉप, इसका एक कमजोरी क्या है कि इसकी कमजोरी यही है कि ये इमेजिनेशन है, यानी कि ये तोड़ी जा सकती है, ये आर्टिफिशियली बनाई गई है, कि काल्पनिक तौर पर बनाई गई है, यानी कि जब ये हकीकत से टकराएगी तो ये खत्म हो जाएगी। तो इसको हटाया जा सकता है। इसमें और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, What does the Constitution say with regard to equality? What do you think it is important for all people to be equal? तो इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इक्वल नहीं होंगे तो इनइक्वल होंगे, इनइक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो एक्सप्लॉइटेशन होगा तो जीना फिर आसान नहीं रहेगा, जीने में बड़ी तकलीफ आएगी। तो इस वजह से सोसाइटी में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने अभी यही देखा है कि जो एक्सप्लॉइटर है, जो जिसको इन्फीरियर बनाया गया है, वही नुकसान में रहता है, जबकि जो जिसको सुपीरियर बनाया गया है वो भी नुकसान में रहता है इस स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इस तरीके से जैसे अगर कोई पर्सन है उसको इन्फीरियर कर दिया गया, जब तो उसका एक्सप्लॉइटेशन होना ही है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर कोई पर्सन है जो सुपीरियर नहीं है और उसको बता दिया गया है कि वो सुपीरियर है, बना दिया गया है उसके बर्थ के अकॉर्डिंग, तब क्या होगा? सपोज करो कि हम देखते हैं ना सोसाइटी में कि किसी को इतना ऊंचा चढ़ा दिया जाता है, बोला जाता है ना चने के झाड़ पर चढ़ा देना। वो क्या चीज़ है? एक ऐसे पर्सन को जो केपेबल नहीं है, जिसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि उसका बैकग्राउंड उस तरीके का है तो उसको ज़बरदस्ती ऊंचा चढ़ा दिया गया। ये उस पर्सन के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे कि हम एक जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता, ठीक है, जो खुद है जो 20-30 किलो का है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 किलो का वजन उठाने कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने उसको सुपीरियर बना दिया, उसको सब चने पे के झाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई अरे तुम तो बड़े सुपीरियर हो, हम इन्फीरियर हैं, तो तुम तो ये वजन उठा ही लोगे। ठीक है, फिर वो 20-30 किलो का जो इंसान होता है वो 50-60 किलो को जब उठाने लगता है उसकी हड्डी टूट जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टीरियोटाइप है, जो इमेजिनेशन है, वो सिर्फ इन्फीरियर के लिए ही बेकार नहीं है, ये सुपीरियर के लिए भी बेकार है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फीरियर होगा वो जो चाहकर भी ग्रो नहीं कर पाएगा, और जो सुपीरियर होगा उसको हमेशा से ये भ्रम बना रहेगा, एक हमेशा से ये झूठ में जीता रहेगा कि वो सुपीरियर है, तो वो कभी अपने को सुपीरियर बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है, जब आपको पका पकाया मिल जाएगा, आपको स्पून फीडिंग मिल जाता है, तब आप मेहनत नहीं करते, और जब आप मेहनत नहीं करते तो आपकी पर्सनैलिटी के ग्रो होने का कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि काश एग्ज़ाम नहीं होते, पर आप देखिए कि एग्ज़ाम को होने की वजह से हम पढ़ाई करते हैं, हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक हम इन्फीरियर बने रहेंगे, चाहे हम अपने नज़रों अपने मन में ये सोचते रहें कि हम लोग कितने सुपीरियर हैं, पर वास्तव में हम लोग क्या हैं? इन्फीरियर रहेंगे। अगर हम लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी, अगर हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो इक्वालिटी इन्फीरियर के लिए भी ज़रूरी है और सुपीरियर के लिए भी ज़रूरी है। सुपीरियर होगा इस भ्रांति में नहीं रहेगा, इस वहम में नहीं रहेगा कि वो सुपीरियर है, वो मेहनत करेगा और मेहनत करके वो सुपीरियर बनेगा। और इसी तरीके से इन्फीरियर है, उसको चांस मिलेगा कि वो सुपीरियर बन जाए। तो इस वजह से इक्वलिटी दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये मैंडेट किया है कि इक्वालिटी रहे। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपको हर सिटीजन को, इंडिया के हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको बराबर का एक साथ मिलना चाहिए, उनको एक ग्रोथ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, समटाइम्स पीपल मेक prejudiced comments in our presence. We are often not in the position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. तो हमने ऑब्वियसली कई जगह पे सुना होगा, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, हर तरीके से हम लोग देखते हैं, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, हम लोग देखते हैं कि
लोग एक दूसरे के बारे में गलत बोलते रहते हैं, जिस भले ही उसके फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी है जो आपस में वो वैमनस्य या फिर वो एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति है। लोग बिना बेवजह गालियाँ मारने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से जब इस तरह प्रेजुडिसेस वाले जो कमेंट होते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोगों को हम लोग जब गलत बोलने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रेजुडिस। हम एक बैकग्राउंड को एक नेगेटिव सेंस में बना लेते हैं, चाहे वो रिलीजियस बैकग्राउंड हो, चाहे वो लैंग्वेज का बैकग्राउंड हो, ठीक है, किसी भी तरीके के बैकग्राउंड को नेगेटिव बना देना, ये होता है प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस कमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, हमको पता है कि गलत है, फिर भी हम लोग नहीं उसके बारे में अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कौन पंगे ले, है ना। हम लोग ये कोई वो नहीं है कि पीसफुल हैं या फिर हम लोग को समझदार हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं कायरता छुपी हुई है। हम लोग पंगा नहीं लेना चाहते, हम लोग है ना ये कुछ पर्टिकुलर तरीके की कोई परेशानी नहीं लेना कि भाई किसी और के लिए बोल रहा है, मेरे को क्या लेना देना। पर आपको एज ए गुड ह्यूमन बींग, एज ए गुड सिटीजन, आपको जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे आप नहीं बोलोगे तो किसी दिन ये गलत आपके साथ भी होने वाला है, और उस टाइम पर कोई दूसरा आपके लिए नहीं बोलने वाला है। तो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर हमको हमेशा जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। तो प्रेजुडिस है, कमेंट होते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों है, हम ये एक्शन लेना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि जो प्रेजुडिस होता है वो क्या होता है ना, एक बैकग्राउंड के लिए, जो कम्युनिटी के लिए, लैंग्वेज के लिए, उसके लिए होता है। यानी कि जो प्रेजुडिस करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है नंबर में, और जब हम बहुत ज़्यादा है नंबर में ना, तो हम लोग उनसे पंगा नहीं लेते। हम एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को से लड़ाई करने की हिम्मत रखते हैं, पर पूरी कम्युनिटी से लड़ाई करने की हिम्मत है क्या हमारे अंदर? नहीं है। तो हम भले कितना भी एक बहाना बना लें कि अरे अरे हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम क्यों लड़ाई करें, या फिर हम लोग क्यों किसी से कॉन्फ्लिक्ट करें, पर अंदर ही हम लोग जान रहे हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं है इतने ज़्यादा लोगों से एक साथ मुकाबला करने की, एक साथ इतने सारे लोगों को ये समझाने की कि वो गलत हैं। वो इन्होंने जो अपनी एक झूठी अवधारणा बना दी है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो इस तरीके से ये डिफ़िकल्ट है। तो हमें क्या करना है ना, कि थोड़ा सा स्टेप लेना है, थोड़ा सा जिम्मेदार बनना है, और एटलीस्ट थोड़ा सा वोकल बनना है कि जो चीज़ गलत है, जो सही नहीं बोला जा रहा है, जब है ना एक पर्टिकुलर एक अवधारणा बना दी गई है, एक इमेजिनेशन बना दी गई है, तो इसको हमको काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो इस तरीके से हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिए हैं, डाइवर्सिटी और एंड डिस्क्रिमिनेशन। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये थ्योरी समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।